जय एवरीवन। सो यस, ऑपरेशन सिंदूर में पॉज हुआ है अभी के लिए। जम्मू एंड कश्मीर का क्या? इतने साल से जो वहाँ टेररिज्म चल रहा है, पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, क्या वो कंटिन्यू होगा कि कुछ टाइम के लिए रुकेगा? वी पर्सनली फील कि शायद कुछ टाइम के लिए रुक जाए, क्योंकि इस बार हमने अच्छा खासा पिटाई किया है पाकिस्तान की। तो शायद कोई इंसिडेंट कुछ टाइम के लिए नहीं होगा। बट क्या अभी हमेशा के लिए पीस हो जाएगा? वी सीरियसली डाउट दैट, क्योंकि पाकिस्तानी जब बचपन से स्कूल जाता है, मदरसा में उसकी ट्रेनिंग होती है, तब से इतना उसके अंदर एंटी इंडिया फीलिंग और कश्मीर का फीलिंग डाल देते हैं कि वो बड़ा होते होते वो कुछ और सोच नहीं सकता। मुझे ये बताओ कि इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज माइंड में क्या आती है? बकवास कि वो गंदे लोग होते हैं। क्यों गंदे लोग होते हैं? कैसे होते हैं? क्या करने से लोग गंदे होते वो हैं? पूजा करते हैं और वो पूजा करना बुरी बात है। हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज करना अच्छी बात होती है। इनको रहने नहीं देना चाहिए। जब तक मुसलमान नहीं बनेगा तब तक इधर न रहने दे। तो यस, शायद कुछ टाइम के लिए चुप रहेंगे, लेकिन हमेशा के लिए चुप नहीं रहेंगे। तो हमारे पास और क्या ऑप्शन है ये टेररिज्म को ख़त्म करने का? क्या अगर हम जाकर के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर कब्जा कर ले, तो क्या ये टेररिज्म ख़त्म हो सकता है? शायद चांसेस है, लेकिन ऐसे ही कई सारे और ऑप्शंस हैं। और अभी के हाल फिलहाल में अगर आप लोग न्यूज़ देख रहे हैं, तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, हमारे काबू में है। और अगर इंडिया अच्छे एक्शंस लेती है, अगर डेलिब्रेट प्लान बना करके इसको परस्यू करती है, तो आई एम श्योर वी विल बी एबल टू ब्रेक, छोटे छोटे टुकड़े करके पाकिस्तान को बिल्कुल इररिलेवेंट बना सकते हैं। येस, आई एम टॉकिंग अबाउट बलूचिस्तान, क्योंकि बलूचिस्तान ऑलरेडी न्यूज़ पे है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है। उन्होंने, आपको पता है कि ऑलरेडी अपना इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर दिया है। हमसे रिक्वेस्ट किया है कि इंडिया के अंदर हम उनको एक्सेप्ट करें और एम्बेसी बैठा दें। सो आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि बलूचिस्तान शुरुआत से क्या रहा है, ये जो प्रॉब्लम्स हो रही है क्यों हो रही हैं, क्या उनका पाकिस्तान का हिस्सा बनना जायज़ है या ज़बरदस्ती उनको कब्जे में करके रखा हुआ है, और आज के डेट पे क्या इंसिडेंट्स हो रही है, क्यों हो रही है, कौन कर रहा है ये इंसिडेंट्स, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसके बाद कि इस इंसिडेंट का हम कैसे पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं कि हमारा जो ये टेररिज्म वाला खेल है बिल्कुल ख़त्म हो जाए, और वी आर एबल टू पे बैक पाकिस्तान इन द सेम कॉइन। वो जैसे कहता है, किल विथ 1,000 कट्स, सेम चीज़ हम उसके ऊपर कैसे ठोस सकते हैं। इस धरती पर कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर मैप झूठ बोलते हैं, जहाँ पर बॉर्डर्स पे लड़ाई हो रही है और खामोशी और सन्नाटा एक बुलंद आवाज़ को, अलग होने की और स्वतंत्र होने की आवाज़ को अपने साथ कैरी करता है। और मैं बात कर रहा हूँ बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान एक ऐसी जगह जो कहने को तो पाकिस्तान में है और अपने पास खुद के नेचुरल रिसोर्सेस हैं, मिनरल्स हैं, लेकिन सबसे कम विकसित जगह है। वहाँ पे लूट हो रही है, जो भी निकलता है सब पाकिस्तान अपने लिए यूज कर रहा है, पंजाब और सिंध के लिए, लेकिन उनकी तरक्की में कुछ भी नहीं लग रहा। और जियोपॉलिटिकली अगर देखें तो बहुत ही दिलचस्प लोकेशन है बलूचिस्तान की, जहाँ साउथ वेस्ट और सेंट्रल एशिया एक दूसरे से मिलते हैं। बलूचिस्तान एक बड़ा और कठिन भूगोल वाला क्षेत्र है जो 3 देशों में फैला हुआ है, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान। इसका मूल हिस्सा पाकिस्तान में है, जहां यह देश एक सबसे बड़ा प्रदेश है। लगभग 44% पाकिस्तान की टोटल जमीन इसमें आती है। फिर भी यहां सिर्फ लगभग 5% पाकिस्तान की जनसंख्या रहती है। यह इलाका पहाड़ और रेगिस्तानी जमीन से भरा हुआ है और ज़्यादातर लोग सुन्नी इस्लाम को फॉलो करते हैं। इतनी बड़ी ज़मीन और गल्फ ऑफ ओमान तक पहुंच होने के बावजूद भी बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे कम विकसित हिस्सा बना हुआ है। पश्चिम में यह ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रदेश के साथ 900 किलोमीटर लंबी और आसानी से पार की जाने वाली सीमा से घिरा हुआ है। एक ऐसा इलाका जिससे बलूचिस्तान सिर्फ भूगोल ही नहीं बल्कि संस्कृति, भाषा और रिश्तेदारियों के जरिए भी जुड़ा हुआ है। ट्राइबल्स नक्शे पर वो अलग अलग देशों में रहते हैं, बट उनकी रिश्तेदारियां, उनकी जान पहचान, उनकी भाषा वह नक्शे को नहीं जानती। वह आपस में एक दूसरे से आज भी वही रिश्ते और आज भी वही भाषा शेयर करते हैं। नॉर्थ वेस्ट में बलूचिस्तान अफगानिस्तान के हेलमंड प्रोविंस से मिलता है, एक ऐसा इलाका जो कई देशों से हिंसा, विद्रोह और स्मगलिंग रूट्स के गढ़ बना हुआ है। ये रास्ते मिलिटेंट ग्रुप्स और ड्रग्स दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में ये खैबर पख्तूनख्वा से जुड़ता है। ईस्ट और साउथ ईस्ट में ये सिंध और पंजाब के हार्टलैंड्स से मिलता है। ये इंटरनल बॉर्डर्स जो अक्सर मैप्स में नज़रअंदाज किए जाते हैं,
असल में राजनीतिक रूप से बहुत संवेदनशील है। ये ट्रेड जनसंख्या के बदलाव और रिसोर्सेज के लिए तनाव के मुख्य रास्ते हैं। लेकिन बलूचिस्तान के भूगोल का असली ज्वेल और शराब भी उसके दक्षिण हिस्सा में है। यहाँ अरेबियन सी मकरन कोस्ट को मिलता है। इसी कोस्ट के बीच में है ग्वादर पोर्ट, एक स्ट्रेटेजिक डीप वाटर पोर्ट जो अब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। सीपेक 2015 में चाइना और पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ और 2015 में यह शुरुआत हुई वेस्टर्न चाइना को ग्वादर पोर्ट के साथ ज्वाइन करना। उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ये एक हिस्सा है। एक नेटवर्क है हाईवेज, रेलवेज और पाइपलाइंस का जो बलूचिस्तान के बीच से गुजरता है। लेकिन जहां उम्मीद थी वहां समस्याएं भी साथ आईं। इस बड़े प्रोजेक्ट ने बलूचिस्तान की स्ट्रेटेजिक वैल्यू को बढ़ा दिया, साथ ही लोकल लोगों का अलगाव भी गहरा कर दिया। डेवलपमेंट सिर्फ कागजों पर बढ़ा, लेकिन जमीन पर लोगों की हालत बद से बदतर होती चली गई। जमीन को जबरदस्ती हथियाया जाना, लोगों को मारना और रिसोर्सेज के एक्सप्लॉयटेशन के लिए। बलूचिस्तान की कहानी पाकिस्तान के बनने से शुरू नहीं होती, बल्कि ये एक ऐसी जमीन है जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है। इस जमीन में हिंदू और बौद्ध धरोहर की गहरी जड़ें हैं। इस रीजन का सिविलाइजेशन हिस्ट्री इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ शुरू होता है और उसके बाद मौर्यन, कुषाण और फिर गुप्ता पीरियड तक ये लैंड हिंदू बुद्धिस्ट कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट एक्सटेंशन बना है। कुछ हिंदू इन्फ्लुएंस को जानने के लिए बलूचिस्तान में शिव और दुर्गा माँ के टेम्पल्स हैं, लासबेला, कलत और माकरन रीजन्स में। आज भी हिंगलज माता के मंदिर लासबेला डिस्ट्रिक्ट में है। इसे एक सेक्रेड हिंदू पिलग्रिमेज साइट माना जाता है। ये टेम्पल 51 शक्तिपीठ में से एक है। हिंदुस्तान से हर साल हजारों हिंदू यात्री हिंगलज यात्रा के लिए बलूचिस्तान अभी भी जाते हैं। हिंगलज माता को लोकल बलूच लोग भी नानी मंदिर कहते हैं और कुछ मुस्लिम ट्राइब्स भी इन्हें नानी बीबी कहकर रिस्पेक्ट करते हैं। बलूचिस्तान में काफ़ी बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस भी है। बुद्धिस्ट रूइंस और स्टूपास मेहरगर, झोब और डेरा मुराद जमाली में पाए गए हैं। काची प्लेन में स्थित मेहरगर आर्कियोलॉजिकल साइट्स में साउथ एशिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट साइट्स है और ये 7000 BC का माना जाता है। यहाँ के रिमेन्स ने ये साबित किया है कि एग्रीकल्चर के सोसाइटी और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस यहीं से शुरू हुआ था, इवन बिफोर द वेदास वर रिटन। सीबी, तरबत और खुजदार में भी एंशिएंट बुद्धिस्ट स्टूपास और मोनेस्ट्रीज पाए गए हैं, जो दिखाता है कि ये एरिया बुद्धिस्ट लर्निंग का एक रूट होता था, स्पेशली जब ट्रेडर्स और मॉन्क्स सिल्क रूट के जरिए आना जाना करते थे। ऐतिहासिक रूप से बलूचिस्तान में 4 प्रिंसली स्टेट्स होते थे, जो थे कलत, मकरान, खरन और लासबेला, जिसमें से खान ऑफ कलत जो है वो सबसे बड़ा और प्रोमिनेंट माना गया था और 1666 में मीर अहमद खान वन के नेतृत्व में ये बहुत ज़्यादा उभर गया था। जबकि ये सारे प्रिंसली स्टेट्स होते थे, लेकिन कभी भी जब से हिस्ट्री है ये बिल्कुल आज़ाद नहीं होते थे। ये इधर कांधार या फिर मुगल किसी ना किसी डायनेस्टी या किसी ना किसी एम्पायर के सैटेलाइट कैंप्स होते थे और उनका प्रभाव के अंदर ही ये फंक्शनल होते थे। बलूचिस्तान में सबसे पहले जो पॉलिटिकल एंटिटी अगर फॉर्मली या ऑफिशियली कोई बनी तो वह थी 1666 में खानित ऑफ कलत। ब्रिटिशर्स को सबसे पहले रुचि आई बलूचिस्तान में इन द 19th सेंचुरी। वो इसलिए क्योंकि वो अपने नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर को सेफगार्ड या प्रोटेक्ट करना चाहते थे, खासकर अपने ऑपरेशंस अफगानिस्तान में कंडक्ट करने के लिए और भारत को रशियन एक्सपेंशन से बचाने के लिए। बोलन पास जो आज के बलूचिस्तान में है, सीबी को क्वेता से जोड़ता है और आगे कंधार तक पहुंचता है। ये एक महत्वपूर्ण रूट था व्यापार और सेनाओं की गति और अफगानिस्तान पर नियंत्रण के लिए। ब्रिटिशर्स इसे खैबर पास के एक स्ट्रेटेजिक विकल्प के रूप में देखते थे और इसी पास के थ्रू ब्रिटिशर्स ने अपना ऑपरेशंस अफगानिस्तान के अंदर बढ़ाया था। 1839 से 42 के बीच में जब सबसे पहला एंग्लो अफगान युद्ध हुआ तो बोलन पास को यूज करके ही ब्रिटिशर्स अफगानिस्तान में गए और ये वही ऑपरेशंस की मैं बात कर रहा हूँ जो आपने केसरी मूवी में भी देखे हैं। इसके लिए उन्होंने स्थानीय बलूच सरदारों खासकर कलत के खान के साथ समझौता किया और कभी कभी दबाव भी डाला जो टेक्निकली उस क्षेत्र के शासक थे। 1839 में जनरल जॉन कीन की अगुवाई में ब्रिटिश सेना बोलन से गुजरते हुए कांधार और काबुल पहुंची। हालांकि पहले उन्हें गुजरने की अनुमति तो दे दी गई, लेकिन उनको
मारी और बुक्ती जैसी बलूच ट्राइब से विरोध मिला, जो अपनी आज़ादी के लिए बहुत ही मशहूर थे। इन विरोध के बावजूद भी ब्रिटिशर्स ने जबरदस्ती उन पासिस पर उस इलाके पर कब्जा किया और आउटपोस्ट बनाई और सप्लाई रूट्स को सुरक्षित रख सकें। ब्रिटिशर्स ने अपने हार के लिए जिम्मेदार ठहराया मीर मेहराब खान ऑफ कलत को और उनके ऊपर 1839 में अटैक कर देते हैं। जनरल विल्शायर के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कलत फोर्ट पर हमला किया और मेहराब खान को मार दिया और उनके जगह में शाह नवाज खान को गद्दी पर बैठाया, जो एक पपेट रूलर होते थे। इस घटना ने ब्रिटिश और बलूच जातियों के बीच दुश्मनी को बहुत ज़्यादा गहरी कर दी। मेहराब खान की मौत के बाद बलूच ट्राइब्स, खासकर मारी और बुक्ती, ने ब्रिटिश कॉन्वॉयज और कैंटोनमेंट्स पर गुरिल्ला हमले करने शुरू कर दिए। जवाब में ब्रिटिशर्स ने उनके पहाड़ी इलाकों में कैंप्स के ऊपर अटैक किया, जिनमें भारी युद्ध और कठोर बदला लिया गया। 1841 से 42 के बीच में अफगानिस्तान से हार का सामना करने के बाद में जब ब्रिटिश ट्रुप्स वापस आ रहे थे, तो उनके सप्लाई लाइंस को बोलन पास से गुजरते हुए बुक्ती जाति ने बहुत भारी नुकसान पहुंचाया। बलूच की ये लड़ने वाली ताकत को देखकर, उनका ना हारने वाली हिम्मत को देखकर, ब्रिटिश ने बोलन और उसके आसपास के इलाके पर अपनी पकड़ बनाने के लिए सोचा कि एक कोई एजेंसी बनाई जाए और उसके लिए 1877 में बलूचिस्तान एजेंसी का गठन किया गया। यह कोई एक राज्य या प्रशासनिक यूनिट नहीं थी, बल्कि ब्रिटिश के प्रभाव या नियंत्रण में आने वाले अलग अलग क्षेत्रों का संग्रह था। और इसके पास थे, पहला, चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस ब्रिटिश बलूचिस्तान, क्वेता से चलाई जा रही ब्रिटिश प्रशासन की अधीन थी। स्ट्रेटेजिक जगह और लीज्ड क्षेत्र इसमें शामिल थे। प्रिंसली स्टेट्स ट्रीटी के माध्यम से ब्रिटिश के अंदर थे। पहला था खैनित ऑफ कलत, सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण राज्य। खरन, कलत के नॉर्थ वेस्ट में मौजूद। लास बेला, साउथ ईस्ट में अरेबियन सी के पास, इसके शासक को जाम कहा जाता था। मकरान, दक्षिण पश्चिम में स्थित समुद्रिक क्षेत्र। बलूचिस्तान एजेंसी का कुल क्षेत्र 1941 में लगभग 3,47,000 स्क्वायर किलोमीटर का था और जनसंख्या 8,57,000 के आसपास थी। 1876 में ब्रिटिश राज का खान ऑफ कलत के साथ में द ट्रीटी ऑफ कलत साइन हुआ। इसमें कलत को एक सोवरेन स्टेट माना गया, अलाइड विद द ब्रिटिश, नॉट अंडर द ब्रिटिश, अलाइड विद द ब्रिटिश, जिसका मतलब ये था कि कलत अपने इंटरनल ऑटोनॉमी को मेंटेन करेगा, लेकिन उसके जो फॉरेन पॉलिसी हैं उसके ऊपर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल होगा। ब्रिटिश बलूचिस्तान जो चीफ कमिश्नर के अधीन था, वहां पर जून 1947 में एक वोटिंग कराई गई। शाही जिगरा और क्वेता म्यूनिसिपैलिटी के कुछ लोग, जो कि खान ऑफ कलत से ना मिले, ना बात करी, ना उनसे उन्होंने कुछ पूछा, यह वह नीचे वाले लोग थे जो ब्रिटिशर्स की सुन रहे थे, और एक तरफा उन्होंने पाकिस्तान के लिए वोट कर दिया। और बलूच के वह लोग जो पाकिस्तान या इंडिया दोनों से अलग होकर अपने स्वतंत्र राष्ट्र को चाहते थे, स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे, उन्होंने बोला कि यह फैसला तो धोखे से लिया गया फैसला है, यह वोटिंग तो वैल्यू ही नहीं रखती है, बिकॉज अंग्रेजों ने यह धोखा किया है, उनसे पूछा ही नहीं गया, यह चीज़ उनके इच्छा के विरुद्ध हुई। अब बारी आती है प्रिंसली स्टेट्स की, कलत, मकरन, खरन और लास बेला। इनके पास 3 ऑप्शंस थे कि क्या वह पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, क्या वह भारत के साथ रहना चाहते हैं, या फिर अपने आप को एक स्वतंत्र देश बनाना चाहते हैं। जब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूएंसी में धोखे से वोट कराए गए और उसको एक तरफा वोटिंग करा के पाकिस्तान में मिला लिया गया, तो पाकिस्तान ने प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर दबाव बनाना शुरू किया, जिसमें उन्होंने कलत को छोड़ दिया, बिकॉज उनको पता था कि कलत स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत देश है, वहाँ का खान इतनी जल्दी नहीं मानेगा। और जो बाकी 3 स्टेट्स थे, मकरन, लास बेला और खरन, उसको पाकिस्तान ने प्रेशर किया और ज़बरदस्ती अपने अंदर मिला लिया। अब बचा कलत, और जिस तरह से 1947 और 48 में पाकिस्तान ने मुजाहिद के नाम पर कश्मीर के अंदर अपने सैनिक भेजे, उसी तरह से कलत में मुजाहिद को भेजा गया और कलत स्टेट नेशनल पार्टी के नेता को गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान ने धोखे से खान से साइन कराए तो पूरे बलूचिस्तान में हंगामा हुआ। बलूचिस्तान तो छोड़िए, उनके घर में खुद घर के लोग विश्वास करने को नहीं तैयार थे कि खान ने यह साइन करे होंगे, और उनके छोटे भाई प्रिंस अब्दुल करीम ने इस चीज़ का खुलेआम विरोध किया और अपने हथियार उठा लिए। ये सब के बीच में पाकिस्तान का मानना था कि जो ट्रीटी ब्रिटिशर्स और खान ऑफ कलत के बीच में साइन हुई थी, उसका सही वारिस अभी पाकिस्तान है और वो पाकिस्तान को अप्लाई करता है। लेकिन खान ऑफ कलत का ये बिल्कुल नहीं मानना था। उनका पक्ष ये था कि हमने ये ट्रीटी एज ए पर्सनल, ऑन अ पर्सनल फ्रंट साइन किया है विद द ब्रिटिशर्स,
और ब्रिटिशर्स अगर आपको हैंड ओवर कर रहे हैं, इंडिया हैंड ओवर कर रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान के जो इश्यूज हैं इसको हम पाकिस्तान के साथ में नहीं एक्सेप्ट करेंगे। इसीलिए 15 अगस्त 1947 को ही खान ऑफ कलत ने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया। अब लॉर्ड माउंटबेटन ने रिक्वेस्ट किया इस दौरान कि आप एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर लीजिए बिटवीन पाकिस्तान एंड द खान ऑफ कलत, जिसको ये दोनों ने मिलकर के साइन किया। बट ये जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट था इसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी थी। ये कंट्रोवर्सी ये थी कि आर्टिकल 1 जो है ये बताता है कि पाकिस्तान ने माना कि कलत एक स्वतंत्र राज्य है, और इसी के आर्टिकल 4 में ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान ने ब्रिटिश के सभी समझौतों को अपने ऊपर लागू किया और ब्रिटिश पैरामाउंसी का वारिस बना। सो यहाँ से शुरू होता है फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट 1948 से 1950 तक, जिसको शुरू की प्रिंस अब्दुल करीम, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के इस बिट्रेल को मानने से मना कर दिया। उन्होंने अपने कुछ लॉयल सपोर्टर्स के साथ अफगानिस्तान से सपोर्ट लेने की कोशिश की, लेकिन किसी ने ओपनली मदद नहीं की। फिर उन्होंने 1948 से 1950 तक एक आर्म्ड रिबेलियन छेड़ दिया, जिसका गोल था कलत की सोवरेनिटी को वापस लेना। पर लिमिटेड रिसोर्सेस और जीरो इंटरनेशनल बैकिंग के चलते उनकी ये रिबेलियन कुछ ही साल में क्रश कर दी गई। आपको पता है कि खान इस समय पाकिस्तान आर्मी के कस्टडी में था, और उनके ब्रदर अब्दुल करीम, प्रिंस अब्दुल करीम ने इतना जीना हराम करके रखा हुआ था पाकिस्तान आर्मी का, क्योंकि वो पहाड़ों में रहते थे, नीचे उतरते थे, गुरिल्ला ऑपरेशंस करते थे और वापस चले जाते थे। खान के ऊपर पाकिस्तान आर्मी ने इतना दबाव डाला कि प्लीज़ रिक्वेस्ट कीजिए, अपने भाई को सरेंडर करेंगे। सो पाकिस्तान आर्मी के कहने के ऊपर खान अपने भाई को मैसेज देते हैं कि आपको बिल्कुल एमनेस्टी दिया जाएगा, मतलब आपके ऊपर कोई केस नहीं चलेगा, आपको फ्री कर दिया जाएगा। आपके ट्रुप्स जो आपके साथ हैं, जो सरेंडर करेंगे, वो सबको सेफ पैसेज दिया जाएगा। और ये पाकिस्तान आर्मी ने कुरान की कसम खाई थी, अश्योरेंस दिया था कुरान की कसम खा करके कि आपको सेफ पैसेज और एमनेस्टी दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही प्रिंस अब्दुल करीम और उनके साथ 102 लोग उतर करके आते हैं पहाड़ों से, वो सबको अरेस्ट कर लिया जाता है। और यहाँ से शुरू होता है इन ए सीरीज ऑफ धोखेबाजी, पहला धोखेबाजी जो बलूच लोगों ने फेस किया। 1955 में पाकिस्तान ने एक 1 यूनिट स्कीम शुरू करी। इस स्कीम में था कि वेस्ट पाकिस्तान के 4 प्रोविंस, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का दर्जा दिया गया। मतलब कि बलूचिस्तान के सारे राइट्स खत्म हो गए, बलूचिस्तान की आइडेंटिटी खत्म हो गई। और फिर शुरू होता है सेकंड कॉन्फ्लिक्ट। एक 82 साल के बुजुर्ग लीडर नौरोज खान को देखकर पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की सरकार भी घबरा गई। उन्होंने देखा कि यह आदमी जिसके पीछे हजारों फॉलोअर्स हैं, हमारे खिलाफ लड़ाई लड़ाई जा रहा है और हार नहीं मान रहा। और उन्होंने वही चाल दोबारा से चली और बोला कि आप अपने साथ वालों के साथ सरेंडर करिए, हम आपको एमनेस्टी देंगे, आपको माफ़ी देंगे, कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। सीधा से बलूच ने उनकी बातें मानकर नौरोज खान ने सरेंडर कर दिया। बोला कि ठीक है, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उनको और उनके समर्थकों को और उनके 5 बच्चों को उठाकर जेल में डाला गया, जहाँ पर जेल में उन्हें और उनके बच्चों को फांसी दी गई। मैं कहूँगा कि ये मूवमेंट भारत के जलियांवाला बाग की तरह ही था, जहाँ एक के बाद एक फिर से धोखा दिया गया। बलूचों को समझा नहीं जा रहा था, उनको रौंदा जा रहा था। 1963 में बलूचिस्तान में एक थर्ड रिवोल्ट शुरू हुआ, जिसको थर्ड रेबेलियन ऑफ बलूचिस्तान भी कहते हैं। ये रेबेलियन किसी ट्राइबल रिवेंज से नहीं बल्कि आइडियोलॉजी और इकोनॉमिक इनजस्टिस से फ्यूल हुआ था। इस बार लीडरशिप के फ्रंट पर थे शेर मोहम्मद मरी, एक सीजन्ड ट्राइबल लीडर जिन्होंने मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट थॉट्स से प्रभावित होकर गुरिल्ला वॉरफेयर को ऑर्गेनाइज किया। उन्होंने पडारी मूवमेंट शुरू किया, जो पहली बार मॉडर्न इंसर्जेंसी टैक्टिक्स यूज़ कर रहा था। उनके मेन डिमांड्स थे कंट्रोल ओवर सुई गैस फील्ड्स। बलूचिस्तान से निकलने वाली नेचुरल गैस से पूरा पंजाब रोशन हो रहा था, लेकिन बलूच लोगों के पास में ना एम्प्लॉयमेंट थी, ना बेसिक यूटिलिटीज़। एबोलिशन ऑफ 1 यूनिट स्कीम 1955 में पाकिस्तान ने वेस्ट पाकिस्तान के सब प्रोविंसेस को मर्ज करके एक 1 यूनिट बनाया, जिसके बारे में आप सुन चुके हैं। इनका डिमांड था कि ये 1 यूनिट स्कीम को एबोलिश किया जाए।
शेर मोहम्मद मरी का कहना था कि हमारे रिसोर्सेज हमारे हाथ में होने चाहिए, हम सिर्फ रॉ मटेरियल देने वाले नहीं हैं, हम अपनी ज़मीन के मालिक हैं। जनरल अयूब खान ने इस रेबेलियन को सिर्फ एक सिक्योरिटी थ्रेट ही नहीं, एक आइडियोलॉजिकल थ्रेट माना और उन्होंने इसको कर्ब करने के लिए एयर स्ट्राइक्स करवाया। यस, अपने ही एरिया के अंदर इन्होंने एयर स्ट्राइक्स करवाए और डजन्स ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को इन्होंने अरेस्ट किया। और ये सब करने के बाद भी पाकिस्तान आर्मी को पहली बार बलूचिस्तान में हार का सामना करना पड़ा और 1970 में जनरल याह्या खान ने 1 यूनिट पॉलिसी को एबोलिश कर दिया ऑफिशियली और बलूचिस्तान को अलग प्रोविंस का दर्जा दिया गया। ये बलूचिस्तान का पहला आइडियोलॉजिकल जीत थी पाकिस्तान के खिलाफ। जैसा कि हम सभी को पता है कि 1971 में बांग्लादेश बना और उसके बाद पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की सेना अंदर तक हिल के रह गई। यह सभी देखने के बाद पाकिस्तान के अंदर काफ़ी इनसिक्योरिटी आई, स्पेशली वह प्रोविंसेस जो अपनी आज़ादी मांग रहे थे। इसी बैकड्रॉप में प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक बड़ा ही अजीब सा कदम उठाया। 1973 में भुट्टो ने बलूचिस्तान की इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया, जो कि नेशनल अवामी पार्टी NAP की सरकार थी। नेतृत्व कर रहे थे सरदार अताउल्लाह मेंगल, जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री भी थे। वजह बताई गई कि इराकी एम्बेसी से काफ़ी हथियार मिले हैं और यह सब बलूची इंसर्जेंट के लिए आए थे। लेकिन मेजॉरिटी एक्सपर्ट्स और हिस्टोरियंस कहते हैं कि यह बस एक एक्सक्यूज़ था, क्योंकि उनको लग रहा था कि बांग्लादेश की तरह बलूचिस्तान भी उनसे अलग ना हो जाए। भुट्टो ने तुरंत मिलिट्री ऑपरेशंस लॉन्च किए और बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी को भेजा गया। ऑपरेशंस की कमांड थी जनरल टिक्का खान के पास, जिनको पहले से ही बुचर ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता था। और यह बलूचिस्तान के इतिहास का सबसे हिंसा भरा क्रैकडाउन था। लगभग 15,000 बलूच फाइटर्स और सिविलियंस मारे गए, 38,000 पॉलिटिकल वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया। प्रोमिनेंट बलूच लीडर्स खैर बख्श मरी, अताउल्लाह मेंगल और गौस बख्श बिजेंजो को पाकिस्तान की हैदराबाद जेल में बंद किया गया। और इस रिविलियंस की डिमांड थी क्या? ग्रेटर ऑटोनॉमी, कंट्रोल ओवर बलूचिस्तान रिसोर्सेज, क्योंकि पाकिस्तान लूट रहा था, बलूचिस्तान को तो कुछ मिल नहीं रहा था, और रिवर्सल ऑफ फोर्स्ड सेंट्रलाइजेशन पॉलिसीज। 2004 में डॉक्टर शाजिया खालिद के रेप और 2006 में नवाब अकबर बुख्ती के किलिंग के बाद से आज तक का मानते हैं 5th कॉन्फ्लिक्ट। और आज के डेट पे अगर आप इसको देखें तो बलूच कॉन्फ्लिक्ट अपने पीक पे, चरम सीमा के ऊपर है। 2025 के पहले 5 महीने में ही लगता है जैसे पूरा बलूचिस्तान पाकिस्तान के अत्याचार के खिलाफ खड़ा हो गया है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने ऑपरेशन हेरोफ 2.0 लॉन्च किया है, जिसमें 58 लोकेशंस पर 78 स्ट्राइक्स किए हैं पिछले एक हफ्ते के अंदर, और इनका निशाना है मिलिट्री और इंटेलिजेंस के इंस्टॉलेशंस। और इसी के साथ बलूच नेता मीर यार बलूच ने एक तरफा आज़ादी का ऐलान कर दिया है। ये एक स्पष्ट संदेश है पाकिस्तान को कि बलूच अब उसकी हुकूमत नहीं मानती। मार्च 2025 में बलूच लिबरेशन आर्मी ने जफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया और उसमें पाकिस्तान आर्मी पर्सनल्स को टारगेट किया, जो एक पाकिस्तान आर्मी के मुंह पे करारा तमाचा था। और अगर 2024 का भी हिसाब लें तो 563 से ज़्यादा हमले हुए, 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए, जिसमें पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी पुलिस के लोग थे। ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी के ऊपर हमला हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे हमला हुआ। नवंबर में क्वेटा रेलवे स्टेशन के ऊपर बॉम्बिंग में 32 लोग मारे गए, जिसमें दोबारा से वही पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी पुलिस टारगेट थी। और ऐसा नहीं है कि बलूच केवल पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी सेना के ऊपर हमला कर रहे हैं। वहाँ पर जो सीपैक डेवलप हो रहा है और ग्वादर पोर्ट डेवलप हो रहा है, सीपैक ये वही प्रोजेक्ट है जिसमें चाइना ने $62 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है। चाइनीज़ के ऊपर भी हमले किए जा रहे हैं। पिछले 4 सालों में 62 से ज़्यादा चाइनीज़ सिटीजन्स को मारा गया है, क्योंकि उनको पता है कि चाइना और पाकिस्तान दोनों मिलकर बलूच को लूट रहे हैं। रिसोर्सेज बलूच के हैं, लेकिन फ़ायदा या तो चाइनीज़ ले रहे हैं या पाकिस्तानी ले रहे हैं। पाकिस्तान में पंजाब, जहाँ से पूरी पाकिस्तान आर्मी के जनरल्स और सीनियर ऑफिसर्स अगर आप देखेंगे तो पंजाब पाकिस्तान का वह स्टेट है जो डोमिनेट करता है पूरे पाकिस्तान को, और बलूच को लूटने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। और इसी से घबराकर आज चाइना ने पाकिस्तान को बोला है कि अगर तुम्हारे बस की नहीं है तो आप हमें बताओ, हम चाइनीज़ आर्मी को भेजेंगे यह चीज़ कंट्रोल करने के लिए, लेकिन अपने सिटीजन्स को
सेफ रखेंगे। हमने जो पैसा वहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है उसको सेफ रखेंगे। अब कुछ ऐसे एक्टर्स के बारे में बात करते हैं जो ये रेवोल्यूशन अगेंस्ट द पाकिस्तानी आर्मी को आगे बढ़ा करके ले जा रहे हैं, और इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला है बलूच लिबरेशन आर्मी। इसका गठन हुआ था ईयर 2000 में और इसकी जड़ है 1970s के ट्राइबल विरोध में। इसका लक्ष्य है ग्रेटर बलूचिस्तान को अचीव करना और पाकिस्तान और अन्य विदेशी दखलों से बलूचिस्तान को मुक्त कराना। ये कोलू से मकरन तक ऑपरेट करते हैं और सिंध और पंजाब तक इन्होंने हमले किए हैं। इन्होंने मेजर ऑपरेशंस 2024 में क्वेटा में बॉम्ब ब्लास्ट कराए थे और 2025 में ट्रेन हाईजैक्स कराए थे। नेक्स्ट, बलूच लिबरेशन फ्रंट 1964 में बनी मार्क्सिस्ट सोच वाली संगठन है ये, और इनके नेता हैं डॉक्टर अल्लाह नजर। ये पाकिस्तान के अंदर से ही ऑपरेशंस चलाते हैं और ये आवारन, कलत, खुजदार वाले एरियाज में एक्टिव है और एम्बुश और सैबोटेजेस में माहिर है। ये बीएलए के साथ में मिलकर के कई ऑपरेशंस में शामिल रही है, जैसे कि 2025 के ट्रेन हाईजैक। यूनाइटेड बलूच आर्मी यूबीए 2013 में बीएलए के अंदर स्प्लिट के बाद बनी और 2022 में बीआरए के साथ मिलकर बलूच नेशनलिस्ट आर्मी बीएनए बनाया। बलूच रिपब्लिकन आर्मी बीआरए बुक्ती ट्राइब की आर्म विंग 2006 से अभी तक एक्टिव है। देरा बुक्ती में एम्बुसिस और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक्स के लिए जानी जाती है। बीआरए का लीडर एक्साइल में है, बट ऑपरेशंस जितने भी हो रहे हैं ग्राउंड पर वो ग्राउंड लीडर संभाल रहे हैं। बलूच नेशनलिस्ट आर्मी बीएनए 2022 में बीआरए और यूबीए से मिलने के बाद बनी और अभी एक छोटे से ग्रुप बीएनए अनवर ब्रास के अंदर लिमिटेड ऑपरेशंस में शामिल है। अभी कुछ टाइम के लिए हम बलूचिस्तान को अलग रखते हैं। बलूचिस्तान के बारे में आप देख चुके हैं, विल कम बैक टू बलूचिस्तान, लेकिन उससे पहले लेट्स डू अ लिटिल स्टडी ऑन पाकिस्तान। एक बार पाकिस्तान के बाकी प्रोविंसेस का भी स्टडी करते हैं, और ये स्पेशली पाकिस्तान के लोगों के लिए हमने बनाया है कि आप देखिए और आप पहचानिए कि कितना फोकस पूरे पाकिस्तान में सिर्फ पंजाब प्रोविंस के ऊपर है कंपेयर टू एनी अदर प्रोविंस। तो ये कुछ स्टैटिस्टिक्स हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मिलिट्री डोमिनेंस बाय पंजाब, जबकि पॉपुलेशन का अगर आप हिस्सा ले तो सिर्फ 53% ऑफ पाकिस्तान पंजाब प्रोविंस से है, लेकिन आर्मी के अंदर 70% से ज़्यादा उनका प्रभाव है। अगर आप टॉप आर्मी लीडरशिप की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जैसे कि जनरल असीम मुनीर, जनरल कामर जावेद बाजवा, जनरल राहिल शरीफ, ये सब पंजाब प्रोविंस से रहे हैं। इसी के साथ कंपेयर करने के लिए अगर आप बलूच और सिंध रिप्रेजेंटेशन का हिस्सा मिलिट्री पाकिस्तान आर्मी के अंदर देखें तो बलूच के सिर्फ 3% हैं आर्म फोर्सेस के अंदर और सिंधीज रफली 7% है, जबकि सिंधी पॉपुलेशन पूरे पाकिस्तान के अंदर 14% है। और ये सिंधीज उनकी हम बात कर रहे हैं जो उर्दू स्पीकिंग फैमिलीज हैं अर्बन कराची से और एक्चुअल सिंध का हिस्सा नहीं है। और अगर राजनीति की भी बात करते हैं तो पाकिस्तान की सारी राजनीति केवल पंजाब से ही चल रही है। पोस्ट 1970 के बाद पाकिस्तान के जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं उसमें से नवाज शरीफ कई बार बने लाहौर पंजाब से, शहबाज शरीफ लाहौर पंजाब से, इमरान खान वैसे तो पाश्तून हैं लेकिन लाहौर उनका बेस है। केवल कुछ ही प्रधानमंत्री हैं जो सिंध से आए, जैसे बेनजीर भुट्टो, और बलूचिस्तान जीरो, केवल लूटा गया उनको। और यही नहीं, पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी राजनीति और जो मेन इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनका प्रभाव होता है देश को चलाने में या जिनका इफेक्ट होता है किसी पॉलिसी को बनाने में, वो सभी डोमिनेट करते हैं पंजाबी पाकिस्तानी। बलूचियों का कोई भी हिस्सेदारी नहीं है और वे लड़ रहे हैं अपने सर्वाइवल के लिए। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी राजनीति में ही केवल पंजाबी पाकिस्तानियों ने कब्जा कर रखा है। आप बात करिए फेडरल ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान की, हर जगह पंजाबी पाकिस्तानी मिलेंगे। आप बात करिए डिसीजन मेकिंग मिनिस्ट्रीज़ की, डिफेंस, इंटीरियर, फाइनेंस, कोई भी ऐसी मिनिस्ट्री या कोई भी ऐसा ऑफिस जो किसी भी तरह का प्रभाव डाल सकता है या पॉलिसी बना सकता है, सभी जगह पर पंजाबी पाकिस्तानी हैं। बलूच या किसी और प्रदेश से या स्टेट से रिप्रेजेंटेशन या तो जीरो है या बिल्कुल गया गुजरा। और अगर आप इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ की बात करते हैं, फेडरल डेवलपमेंट स्पेंडिंग PSDPS 2023 के अंतर्गत पंजाब में 40 से लेके 45% ऑफ डेवलपमेंट बजट कमिट किया गया है। सिंध में अराउंड 20 से 22%
और बलूचिस्तान में सिर्फ 6 से 7%। डिस्पाइट बलूचिस्तान जो लैंड मास है बलूचिस्तान का वो 44% है। सीपैक प्रोजेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, मेजॉरिटी ऑफ इंडस्ट्रियल जोन्स, रोड्स, रेलवेज सारे पंजाब स्पेशली लाहौर और फैसलाबाद के अंदर है। ग्वादर विच वाज सपोज्ड टू बी द क्राउन ज्यूअल इन बलूचिस्तान हैज सीन मिनिमल बेनिफिट्स टू द लोकल्स, यानी ग्वादर जो एक क्राउन ज्यूअल माना गया था बलूचिस्तान का, वो लोकल्स के लिए बिल्कुल कोई बेनिफिट लेकर के नहीं आया है। रेवेन्यू वर्सेस एलोकेशन की अगर हम बात करें, सिंध और कराची जनरेट करती है 60% ऑफ पाकिस्तान टैक्स रेवेन्यू, लेकिन उनको मिलता क्या है? उनको मिलता है लोअर फेडरल एलोकेशंस एंड डेवलपमेंट अटेंशन। अगर हम कराची और लाहौर के बीच के भेदभाव को भी देखें, कराची कंट्रीब्यूट्स 54 to 60% ऑफ फेडरल टैक्स रेवेन्यू, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए पैसा नहीं है, फेडरल कंट्रोल नहीं है, इन्वेस्टमेंट मैच नहीं होता, और लाहौर पंजाब उसको फेडरल इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा मिलता है, फॉरेन फंड भी ज़्यादा मिलता है अर्बन डेवलपमेंट के लिए। और वहीं अगर बात करते हैं फेडरल इंस्टीट्यूशंस के हेडक्वार्टर की, तो आउट ऑफ 50+ मेजर फेडरल इंस्टीट्यूशन में से 30 के हेडक्वार्टर या तो इस्लामाबाद में है या लाहौर में है। कुछ ही हैं जो कराची में हैं, और क्वेता और पेशावर में तो आप भूल ही जाइए। और आखिरी में आते हैं कि ऐसे हालात में हमारे देश को क्या करना चाहिए, और इसमें जो हमारी टीम का एनालिसिस है या हमारी टीम की फाइंडिंग्स हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। कहा जाता है कि किसी भी मिलिट्री ऑपरेशंस को आप ओपनली सबके साथ डिस्कस नहीं करना चाहिए, लेकिन शायद यह एक चीज़ ऐसी होगी जो हमें लगता है कि सबके साथ डिस्कस होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सफलता मिले। और हो सकता है कि हम इसे एग्जीक्यूट भी ना करें, लेकिन इतना डिस्कस करें कि शायद उसी से जीत जाएं। अब सवाल वहीं 1947 में पहुंच जाता है कि यह पाकिस्तान से स्पॉन्सर्ड आतंकवाद जो पूरे भारत को परेशान कर रहा है कब खत्म होगा? क्या जब हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के ऊपर कब्जा कर लेंगे? शायद नहीं। या जब पूरे पाकिस्तान के ऊपर ही कब्जा कर लेंगे? या फिर क्या कोई तीसरा ऑप्शन भी है? मैं ये कहूँगा कि पहला और दूसरा तो शायद हम सभी को पता है कि यार पीओके ले लो, पीओके ले लो, पीओके ले लो, पीओके क्यों, पूरा पाकिस्तान ले लो। तो तीसरा ऑप्शन है कि शायद यह पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड आतंकवाद तब खत्म होगा जब पाकिस्तान के इतने छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे कि पाकिस्तान के नाम की कोई चीज़ नहीं बचेगी, नक्शे पर शायद पाकिस्तान नहीं बचेगा। और वह होगा कैसे? क्योंकि पाकिस्तान केवल पंजाब पाकिस्तान बन के रह गया है, और उसके साथ वाले जो स्टेट्स हैं बाकी वो भूल चुका है उनको, उनसे केवल लूट हो रही है, उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है। तो यह समय है जब उनको बताया जाए कि आप अपनी लड़ाई लड़िए पाकिस्तान से, आप अपनी लड़ाई लड़िए उस पंजाब पाकिस्तान से, और अपने आप को अलग करिए। मैं उन सभी खैबर पख्तूनवा बलूची भाइयों से बोलना चाहूँगा कि आपको मिला क्या? आप खुद देखिए 1947 से लेकर अभी तक कितने प्रधानमंत्री हुए आपके यहाँ से, कितने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हुए आपके यहाँ से, कितनी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ खुली जिनमें पढ़कर आपके बच्चे विदेश में नौकरी कर रहे हैं या पंजाब में कहीं पर ब्यूरोक्रेसी में हैं या नेता बन गए हैं। सोचो, अपने अंदर झांको और फिर बताओ, क्या यह पंजाब पाकिस्तान है या एक असली पाकिस्तान है? वह देश जो पूरे देश के लिए सोच रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। समय आ चुका है। कितने और साल दोगे? शायद आपके पिताजी ने भी दिए थे, आप भी दे रहे हो, और आपका बच्चा भी इनकी गुलामी कर रहा होगा। और बलूचिस्तान की बात देखिए, उन्होंने तो अपने आप को 1947 में ही आज़ाद घोषित कर दिया था, और अभी फिर से उन्होंने अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया है। तो वह आज़ाद हैं क्यों नहीं? ऐसा क्या है? पाकिस्तान क्यों नहीं मानता है कि अब बलूचिस्तान आज़ाद है? जब टर्की बोलता है कि निकोसिया उसका देश है, निकोसिया उसके कब्जे में है, इतने सालों से साइप्रस के नॉर्दर्न पार्ट को टर्की लेकर बैठा हुआ है, तो पाकिस्तान भी ज़बरदस्ती उसी तरह से बलूचिस्तान के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है। शायद मैं कहूँगा कि समय आ गया है जब इंडिया को इन बाकी स्टेट्स को जगाना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि तुम्हारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उठो, कब तक इन मूर्खों के लिए लड़ोगे, कब तक इन मूर्खों के साथ चलोगे। सो हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। बदनाम तो हम इंडियंस वैसे ही हो रखे हैं कि हमने बलूचिस्तान को सपोर्ट किया है नहीं किया है, इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं। लेकिन अभी ये मौका है जिसमें हमें ओपनली आकर के उनको सपोर्ट करना चाहिए। हमारे पास दुनिया भर के कोवर्ट स्पेशल फोर्सेस टीम्स हैं, हमारे पास
ओवर्ट स्पेशल फोर्सेस टीम्स हैं, हमारे पास एक्स सर्विसमैन वेटरन्स हैं, जिनको भेज करके वी शुड गिव देम सम काइंड ऑफ गुरिल्ला वॉरफेयर का जो हमारे पास एक्सपर्टीज़ है, वी शुड टीच देम एक्सप्लोसिव, वी शुड टीच देम हाउ टू कंडक्ट इन अ बेटर मैनर। आई एम श्योर उनका एरिया उनका है, लेकिन हमारा जो भी छोटा मोटा एक्सपीरियंस है वी शुड गिव इट आउट टू देम। हमें उनको मदद करना चाहिए कि वो आप इकट्ठा हो जाइए। एंड खैबर पख्तूनवा अगेन, अभी हमने आज सिर्फ बलूचिस्तान के बारे में ज़्यादा बात की है, खैबर पख्तूनवा में भी उतना ही तेज रेबेलियन चल रहा है। और यस, अगर ये एक साथ जुड़ जाएं, एक साथ मिल करके ऑपरेशंस करें, तो आई डोंट थिंक पाकिस्तान एक साथ रह सकता है। इसको हम और क्या कर सकते हैं ताकि उनको बेनिफिट हो जाए? एक तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि यस वी शुड ओपनली एक्सेप्ट देयर एम्बेसी। इंडिया को ओपनली, अगर जंग है तो जंग है, पानी रोक रखा है, हम ये भी कर सकते हैं, तो ओपनली एक्सेप्ट कि आइए आप यहाँ पे एम्बेसी एस्टैब्लिश कीजिए। ओके, हो सकते हैं कुछ डिप्लोमेटिक इश्यूज आ जाए, हर्डल्स आ जाए इसमें, जिसके बारे में मैं फ़ौजी हूँ, मेरे टीम यहाँ पे फ़ौजी है, तो हमें शायद पता ना चले, बट मैं आपको बताता हूँ, अगर इस बार वी लॉन्च समथिंग बेटर, अगर हम ऑप पराक्रम जैसा कुछ ऑपरेशन करें जिसमें हमारी फ़ौज जा कर के डिप्लॉय हो जाए ऑल अलॉन्ग द वेस्टर्न फ्रंट, पाकिस्तान के पास में ट्रुप्स नहीं बचेगा ये बलूची फ्रीडम फाइटर्स और खैबर पख्तूनवा के फ्रीडम फाइटर्स के साथ लड़ाई करने के लिए। ऑल वी नीड टू डू इज़ मोबिलाइज, दिस इज़ द राइट टाइम। हम मोबिलाइज होकर के अगर डिप्लॉय हो जाते हैं, पाकिस्तान अपने ट्रुप्स इंडियन बॉर्डर्स से निकाल नहीं पाएगा और वहाँ पे पीछे से आकर के अच्छा भूत बना दिया जाएगा उनका। एंड देखिए, आई थिंक दिस हैज़ गॉट द परफेक्ट सोल्यूशन, जिसके अंदर पूरा का पूरा पाकिस्तान कैन ब्रेक इनटू फ्रैक्शन, छोटे छोटे फ्रैक्शन हो जाएंगे और इतना हो जाएगा कि हमें कश्मीर में परेशान करने के लिए या पूरे देश में परेशान करने के लिए ये जो टेररिस्ट एक्टिविटी बार बार से करता आया है, उसी सिक्के पे हम उसको जवाब दे रहे होंगे। आई थिंक दिस इज अ क्लासिकल टाइम टू लॉन्च एन ऑपरेशन ऑफ दिस काइंड। आई डोंट नो इफ वी एक्चुअली गोइंग टू डू दिस और नॉट, बट ये हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ डू कंसिडर दिस एज एन ऑप्शन। जय हिंद, जय भारत।